कि सिंहों की गैरत को अगर ललकार दिया जाए, और हम तो यहाँ पर युद्ध में तुम्हारी वीरता देखने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या, तुम तो लड़ाई से पहले ही भाग गए। अगर तुम असली सिंह हो और एक अफगान 2 सिंहों से लड़ेगा, बंदूक और तलवारों से लैस 10 अफगानों के साथ, उतने ही हथियारों के साथ 5 सिंह लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल बात ये थी, इसीलिए अफगान बार बार तलवार की लड़ाई पर जोर दे रहे थे। 900 कदम की दूरी से दुश्मन के माथे को फोड़ सकती थी, ऐसे निशानची थे वो, जिसने वहां खड़ा होकर सिंहों को ललकारना शुरू कर दिया और कहने लगा कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है। वो गुरुओं का नाम लेकर उल्टा सीधा बोलने लगा और उन्होंने अपनी बंदूक को एक तरफ रखा और तलवार के कई वारों के बाद मुश्किल से एक चैन टूटेगी। तब सरदार चड़त सिंह ने उत्तर दिया कि सरदार साहब, मैं जानता हूं, माफ कीजिएगा। तब सरदार चड़त सिंह ने उत्तर दिया कि सरदार साहब, मैं जानता हूं कि मैं इन अफगानों के सामने एक लड़का हूं, लेकिन जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है और ये बेइज्जती सहने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि लाहौर में लगभग 1 महीना और 1 हफ्ता रुकने के बाद अहमद शाह दुर्रानी दिल्ली के लिए निकला। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। रास्ते में उसकी सिंहों के साथ झड़पें हुई, जिसका उसने ज़्यादा विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सिंहों को तब से जानता था जब वो इससे पहले नादिर शाह के साथ हिंदुस्तान आया था और दिल्ली से वापसी के वक्त कैसे सिंहों ने उनको नाकों चने चबवा दिए थे। तो इस बार वो सिंहों से उलझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन सरहिंद को जीतना अब की बार उसके एजेंडा में था और फिर उसके बाद उसका प्लान दिल्ली पर अटैक करने का था। अहमद शाह दुर्रानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुग़ल शहजादे अहमद और प्रधानमंत्री यानी कि मुग़लों के प्रधानमंत्री कमरुद्दीन खान की कमान में एक बड़ी मुग़ल सेना दिल्ली की तरफ से उसकी गतिविधियों की जांच के लिए आगे बढ़ रही थी। इसलिए भी उसने सिंहों के गुरिल्ला युद्ध को नज़रअंदाज कर दिया। मुग़ल सेना के पहुंचने से पहले ही वो सरहिंद शहर पर कब्जा करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। 1 मार्च 1748 को अहमद शाह ने सतलुज को पार किया और वहां से लगभग 40 मील की दूरी तय करके वो सरहिंद पहुंचा और अगले दिन बिना किसी विरोध के उसने आसानी से सरहिंद पर कब्जा कर लिया। वहां के पूरे खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा वजीर कमरुद्दीन खान के पूरे परिवार को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। अब आप पूछेंगे कि इतनी आसानी से उसने कैसे कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री कमरुद्दीन के परिवार को भी उसने कब्जे में ले लिया, तो उस वक्त कमरुद्दीन कहाँ थे? वो एक बड़ी फौज के साथ दिल्ली से चले हुए थे, अभी अभी ये हमने आपको बताया था। तो सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद ये घटना घटी कैसे? तो हुआ ये कि अहमद शाह दुर्रानी के लाहौर पर कब्जा करने के समाचार के बाद उसको रोकने के लिए मुग़ल प्रधानमंत्री कमरुद्दीन खान दिल्ली से अपने बेटे मीर मोइनुद्दीन, जो कि बाद में मीर मन्नू के नाम से मशहूर हुआ और लाहौर का गवर्नर बना, और बादशाह मोहम्मद शाह के बेटे शहजादे अहमद के साथ सरहिंद के लिए रवाना हुए। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में कहा है कि वजीर कमरुद्दीन दिल्ली से सरहिंद के लिए निकले और उसकी फौज में 60,000 से भी ज़्यादा आदमी थे। वो अहमद शाह दुर्रानी के पहुंचने से पहले ही सरहिंद पहुंच भी गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद अपना एक्स्ट्रा सामान वगैरह सरहिंद में छोड़कर अपनी सेना के साथ तुरंत मच्छीवाड़ा की तरफ रवाना हो गए, ये सोचकर कि अहमद शाह उस तरफ से ही आएगा। यहाँ शायद उनका इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ कि दुर्रानी किसी दूसरे पॉइंट से सतलुज को पार करके उनके पीछे से सरहिंद पहुंच गया और आसानी से उसने सरहिंद पर कब्जा कर लिया। जैसे ही वजीर कमरुद्दीन को यह समाचार मिला, वो तुरंत अपने बेटे और मुग़ल शहजादे अहमद के साथ वापस सरहिंद के लिए रवाना हो गए और सरहिंद से लगभग 5 मील पहले एक गांव है दोस्तों, मनूपुर, वहां पर अपने काफिले को रोक दिया। दुर्रानी की फौज को, जो कि सरहिंद में मौजूद थी, वो भी जल्दी ही वहां पहुंच गई और 11 मार्च 1748 को दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, जहां लड़ाई के दौरान अब्दाली की फौज की तरफ से एक तोप का गोला वजीर कमरुद्दीन के सिर पर लगा और उनकी मौत हो गई। वजीर कमरुद्दीन पर यह हमला तब हुआ जब वो सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। यहाँ पर वजीर कमरुद्दीन की मौत के बाद उनके बेटे ने ज़बरदस्त सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया और इस लड़ाई में सिद्ध हो गया कि मीर मन्नू वास्तव में एक बहादुर योद्धा थे। उन्होंने अपने पिता के शव को हाथी पर तकियों के सहारे बिठाया, जिसका मकसद ये हो सकता था कि सेना में ये मैसेज रहे कि वो जिंदा है और फौज का मनोबल ना टूटे। वो खुद बड़ी बहादुरी से लड़े कि दुश्मन की फौज के छक्के छूटने लगे। दोस्तों, लड़ाई अपने पूरे शबाब पर थी कि दुर्रानियों के दुर्भाग्य से एक घटना घटी। वो ये कि अहमद शाह अब्दाली के पास बारूद से भरे हुए तीरों के जखीरे थे। बारूद से भरे तीर, जैसे आजकल पटाखे रॉकेट आपने देखे होंगे, आग लगते ही जो आसमान में उड़ने लगते हैं, तो ऐसे तीरों के गट्ठे थे जिनको उन्होंने लाहौर से लूटा था।
लेकिन उनके बारे में उसके सैनिक ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने इन बारूद के तीरों का कभी लड़ाई में इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा था। इन तीरों के गट्ठे बैलगाड़ियों में लदे हुए थे, तो लड़ाई के दौरान एक तोप के गोले का एक छर्रा एक ऐसे ही गट्ठे पर जा गिरा जिसके कारण उन बारूद भरे तीरों ने आग पकड़ ली और वो शू की आवाज़ के साथ आसमान की तरफ उड़ने लगे। इसी दौरान दूसरी बैलगाड़ी जिसमें कि और तीर थे उसने भी आग पकड़ ली और वो भी इसी तरह से आवाज़ के साथ आसमान में जाकर फटने लगे। फिर क्या था, एक के बाद एक बैलगाड़ियों में आग लगती चली गई और हज़ारों की तादाद में आसमान से अजीब सी आवाज़ें करते हुए ये तीर उड़ने लगे। अब्दाली के अफ़गान सैनिकों ने यह नज़ारा पहले कभी जीवन में नहीं देखा था और सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन हज़ारों की तादाद में उड़ते बारूदी तीरों से जो आवाज़ आ रही थी उससे ऐसा साउंड आ रहा था जैसे कोई कह रहा हो कि शाकुज शाकुज। दोस्तों, अफ़गानी भाषा में शाकुज का मतलब है कि बादशाह कहाँ है, बादशाह कहाँ है। तो उन पठानों को लगा कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई अनजानी शक्ति आ गई है जो उनके बादशाह को ढूंढ रही है। अब्दाली की फ़ौज में इस घटना से वहम फैल गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मीर मन्नू की फ़ौज के कमांडर सफदरजंग ने अफ़गानी फ़ौज के ऊपर उसी वक्त एक ज़बरदस्त अटैक को अंजाम दिया और अफ़गानों के लिए इस अटैक के बाद संभल कर वापस मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो गया। अब्दाली की फ़ौज मैदान छोड़कर भागने लगी और इस तरह अब्दाली को वहाँ से वापस सरहिंद आना पड़ा। वो ज़बरदस्त गुस्से में था। फिर उसने मीर मन्नू के साथ समझौता करने की भी कोशिशें की, लेकिन मुग़ल राजकुमार अहमद ने उसकी किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार अहमद शाह दुर्रानी, जो सरहिंद के बाद दिल्ली जाना चाहता था, उसको वहीं से वापस अफ़गानिस्तान के लिए रवाना होना पड़ा। 17 मार्च 1748 को उसने सरहिंद को छोड़ दिया और बिल्कुल थोड़े समय के लिए लाहौर में रुकते हुए वापस कंधार के लिए कूच कर गया। दोस्तों, अब जब सरहिंद में ये सब घट रहा था तो ठीक इसी वक्त आपको पंजाब के एक दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं। ये था आज के गुरदासपुर ज़िले का कलानौर का इलाका। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया, सरदार कपूर सिंह और दूसरे लोग दोआबा के लिए रवाना हो गए, जबकि सरदार सुक्खा सिंह और चढ़त सिंह व्यास नदी को पार करके कलानौर पहुँचे। नूरदी सराय में दुर्रानियों के साथ सिंघों की भिड़ंत का समाचार जब लाहौर पहुँचा तो जल्ले खां कसूरिया ने इसको एक अच्छा मौका समझकर लक्ष्मी राम की कमान में सिंघों के खिलाफ अपनी सेना को भेजा और लाहौर में रुकी हुई अफ़गान रेजिमेंट को भी उसने मोमन खान के साथ भेजा, जो कि कलानौर पहुंची और पाया कि सिंह तब तक वहां से निकलकर सतलुज को पार कर चुके थे। मोमन खान सिंघों की मानसिकता से भलीभांति परिचित था और जानता था कि सिंघों की गैरत को अगर ललकार दिया जाए तो वह अपनी कम तादाद और किसी भी खतरे को मोल लेते हुए खुले मैदान में आमने सामने के युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आपस में कुछ विचार विमर्श करने के बाद उसने अफ़गान सेना की तरफ से सिंघों को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि हम बादशाह अहमद शाह के अफ़गान फ़ौजी हैं और हम तो यहाँ पर युद्ध में तुम्हारी वीरता देखने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या, तुम तो लड़ाई से पहले ही भाग गए। अगर तुम असली सिंह हो तो दुर्रानी की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हें युद्ध के लिए मैदान में आना चाहिए और एक अफ़गान 2 सिंघों से लड़ेगा, ये भी तुमको चैलेंज है। वो पत्र सिंघों के पास पहुंचा और सिंघों ने उत्तर भिजवाया कि बंदूक और तलवारों से लैस 10 अफ़गानों के साथ उतने ही हथियारों के साथ 5 सिंह लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में अफ़गानों ने कहा कि हम बंदूक से लड़ाई के लिए नहीं बल्कि तलवार और खंजरों से आमने सामने की लड़ाई के लिए राज़ी हैं। लेकिन ये बात सिरे नहीं चढ़ पाई। जहां सिंह बंदूकों की लड़ाई चाह रहे थे वहीं अफ़गान तलवार और खंजर की लड़ाई पर जोर दे रहे थे। दरअसल बात ये थी कि अफ़गान सिर से पांव तक कवच से ढके हुए थे। उन्होंने लोहे की पतलूनें पहनी हुई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिंघों के पास शरीर पर सिर्फ कपड़े थे। इसीलिए अफ़गान बार बार तलवार की लड़ाई पर जोर दे रहे थे। दूसरा अफ़गान इस बात से अच्छी तरह से परिचित थे कि सिंह कितने बड़े निशानेबाज हैं। सैयद गुलाम अली अपनी किताब इमादुल सादत में लिखते हैं कि सिंघों की बंदूक से निकली गोली 900 कदम की दूरी से दुश्मन के माथे को फोड़ सकती थी। ऐसे निशानची थे वो। अगले दिन अफ़गानों ने सिंघों के पास एक गवार और असभ्य सा दिखने वाला दूत भेजा, जिसने वहाँ खड़ा होकर सिंघों को ललकारना शुरू कर दिया और कहने लगा कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो एक एक करके आ जाओ और तलवारों से हमारे साथ लड़ कर दिखाओ। वो गुरुओं का नाम लेकर उल्टा सीधा बोलने लगा और सिंघों को भड़काने लगा। ये सब सुनकर सरदार चढ़त सिंह को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी बंदूक को एक तरफ रखा और अपनी तलवार उठाकर दुर्रानियों के साथ 1 to 1 की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। जब सरदार सुक्खा सिंह ने देखा कि सरदार चढ़त सिंह इस भिड़ंत के लिए तैयार हो गए हैं और लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने घोड़े से उनका पीछा किया और ऐसा नहीं करने के लिए मनाने की कोशिश की। दोस्तों, सरदार चढ़त सिंह उस वक्त एक तंदुरुस्त और फुर्तीले नौजवान थे। उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी
वहीं अफ़गानी शरीर से काफ़ी तगड़े और भारी भरकम शरीर के थे। तो सरदार सुक्खा सिंह ने उनको समझाया कि इन्होंने अपने शरीर पर मोटी मोटी लोहे की जंजीरें डाली हुई हैं, जंजीरों वाली ड्रेस पहनी हुई है, और तलवार के कई वारों के बाद मुश्किल से एक चैन टूटेगी, जबकि आपके शरीर पर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं। अफ़गानों ही नहीं, उनके घोड़ों को भी लोहे के मोटे मोटे कवच पहनाए गए थे। इसीलिए ये लोग हमें तलवारों से लड़ने के लिए उकसा रहे हैं। तब सरदार चड़त सिंह ने उत्तर दिया कि सरदार साहब, मैं जानता हूँ, माफ़ कीजिएगा। तब सरदार चड़त सिंह ने उत्तर दिया कि सरदार साहब, मैं जानता हूँ कि मैं इन अफ़गानों के सामने एक लड़का हूँ, लेकिन जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है, मैं अपने धर्म और अपने गुरु साहिबान के लिए अपमान का एक शब्द भी नहीं सुन सकता, और ये बेइज्जती सहने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। ये सब सुनकर सरदार सुक्खा सिंह ने सरदार चड़त सिंह की हिम्मत की सराहना की और फिर उनसे कहा कि आप यहीं ठहरो और बस देखो। ये कहकर उन्होंने अपने हाथों में दस्ताने पहने और इसके अलावा दूसरे कवच भी उन्होंने एक एक करके पहने। अपनी दस्तार के ऊपर स्टील की शील्ड को धारण किया और अपने घोड़े को भी वो सारे कवच पहनाए जो एक बार लड़ाई में उन्होंने गिरजई से छीने थे। उन्होंने 2 खंजर लिए, लोहे की ढाल पकड़ी और लड़ने के लिए तैयार हो गए। सिंघों ने अरदास की और दुरानियों को पास से बह रही नदी की रेत पर आने के लिए ललकारा। दोस्तों, लंबा चौड़ा और विशालकाय शरीर का एक अफ़गान लड़ने के लिए आया। लड़ाई शुरू हो गई और लड़ते हुए दोनों बराबर के योद्धा लग रहे थे। दोनों एक दूसरे पर भरपूर वार कर रहे थे। लड़ाई चलती रही और दोनों एक दूसरे की तलवारों से घायल हो गए। लड़ते हुए वो दोनों योद्धा जब एक पल के लिए नज़दीक आए तो घोड़े से उतरकर एक दूसरे के साथ उलझ गए और अब ज़मीन पर वो दोनों पहलवानों की तरह लड़ रहे थे। अब सरदार सुक्खा सिंह को एक चाल सूझी। उन्होंने उलझे उलझे ही उस अफ़गान के कवच को धीरे से ऊपर उठाया और उसके पेट में अपना खंजर घोंप दिया। खंजर लगने के बाद अफ़गान की पकड़ ढीली पड़ गई और अब सरदार सुक्खा सिंह ने अफ़गान को गर्दन से दबोच लिया। धीरे धीरे अफ़गान पर बेहोशी छाने लगी और थोड़ी ही देर में अफ़गान की मौत हो गई। इसके बाद सरदार सुक्खा सिंह ने जीत का नारा लगा दिया, जिसको सुनकर नज़दीक खड़े अफ़गान सिंघों पर झपट पड़े, लेकिन सिंह पहले से ही तैयार थे। सरदार चड़त सिंह ने फुर्ती से अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और नदी के रेत पर जाकर सरदार सुक्खा सिंह को हाथ दिया और उनको हाथ से पकड़कर अपने घोड़े पर चढ़ा लिया और जल्दी से नदी के दूसरी तरफ ले जाने में कामयाब हो गए। वहाँ पर उन चुनिंदा अफ़गानों के हमले का उस दिन सिंघों ने मुंह तोड़ जवाब दिया।